8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 कक्षा 7। आज हम इसका अध्याय 3 ले रहे हैं ऊष्मा। तो इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो 702, 704, 706, 708 और 716 समाहित हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के साथ इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आइसक्रीम। यहाँ पर ये जो लिखा गया है, दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए गए चित्र में वैसा ही लिखिए और सोचिए कि इनमें कौन सी वस्तु गर्म और ठंडी है। तो ये इसमें जैसे आइसक्रीम, बर्फ़, सूर्य, गर्म पानी, प्रेस यानी कि स्त्री, गर्म प्रेस है ना, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तवा, इन सब के बारे में तो ये कैसे होते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम इसमें आ जाएगा, बर्फ़, बर्फ़ इसमें लिख दीजिए, सूर्य, सूर्य कहाँ, यहाँ पर है, गर्म पानी यहाँ डाल दीजिए, प्रेस, गर्म प्रेस स्त्री इस पे डाल दीजिए, जलती हुई मोमबत्ती यहाँ रख दीजिए, गर्म गैस पर रखा गर्म तवा यहाँ रख दीजिए। अब आगे कह रहे हैं कि ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। तो चर्चा से तो यही समझ में आता है कि किसी वस्तु को ठंडा या गर्म महसूस होने का कारण उसका तापमान होता है ना। ये जो उसके अपने तापमान की वजह से ठंडी और गर्म लगती हैं। तो अब इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप बर्फ़ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। कैसे? पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर, यानी कि जो पानी है वहाँ से पानी की बर्फ़ की ओर जाएगा ऊष्मा। तो आप इसमें बी में टिक भी लगा लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। फिर दूसरा है इसी में कि कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। इधर जंतु का नाम दिया गया है, इधर सामान्य ताप दिया गया है, इधर वर्तमान ताप दिया गया है। जैसे कुत्ता है 102 डिग्री दिखाया है, भेड़ का 103.8, खरगोश का 104 और वर्तमान समय में दिखाया गया है 99.8, इसमें 104.5, 107। तो ये कह रहे हैं कि उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है। बताइए इसमें से किसको बुखार है। तो बुखार होता क्या है? सामान्य ताप से जिसका ताप ज़्यादा हो जाए, सामान्य ताप से जिसका तो कम है, कोई दिक्कत नहीं, इसका ज़्यादा है। तो भेड़ को भी बुखार है, इसके सामान्य ताप से इसका भी ज़्यादा है। तो सब जब वर्तमान ताप सामान्य ताप से ज़्यादा होता है तो वो बुखार की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भेड़ और खरगोश इन दोनों को बुखार है भाई। तो यहाँ पे भेड़ और खरगोश यानी सी में लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए। तो बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर लाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर 2-3 घंटे बाद खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोलों को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए? तो बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। ये सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आ जाइए कि एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का टुकड़ा धातु की प्लेट की ओर रखता है, दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है ना। फिर कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा? तो सही कारण यही है कि धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है ना। धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, इसका सही ऑप्शन है। अब पांचवा है इसी में, थल समीर, मतलब थल समीर कहते हैं, किसको कहते हैं? समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। तो इसमें आप ये वाला टिक लगा लीजिए और लिख लीजिए बी को। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और मनुष्य के ताप का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए और टिक लगा लीजिए। अब यहाँ पर आइए,
प्रश्न 1.2 पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें विकिरण, गर्म, कुचालक, ठंडी और समुद्री समीर के बारे में लिखना है। तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर ठंडी भर लीजिए। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। फिर इसी में तीसरा है कि दिन के समय स्थल यानी कि थल जल की अपेक्षा क्या होता है? शीघ्र गर्म हो जाता है। फिर इसी में चौथा कह रहे हैं समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को क्या कहते हैं? समुद्र से जो हवा जमीन की तरफ आती है उसको समुद्री समीर कहते हैं। पांचवा कह रहे हैं सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते हैं उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें कुचालक या इंसुलेटर्स अथवा ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, हवा, रबर, प्लास्टिक और कांच। आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऊष्मा की चालक वस्तुएं हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील। कुचालक में लिख लीजिए सूखी लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये जो है कुचालक में आ जाएंगे। चौथा प्रश्न कह रहे हैं क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में तो सब लिखेंगे नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है कुछ खास गुण होते हैं जो अन्य धातु में नहीं पाए जाते। साथ ही यह कांच पर नहीं चिपकता और चमकदार होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है। फिर है इसी में पांचवा, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो इससे नहीं नापा जा सकता। तो डॉक्टरी नहीं लिखेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान यानी 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को नापने के लिए बनाया गया है और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है जो इस सीमा से बहुत कम है, इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता इससे। छठवां कह रहे हैं यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो हम गर्म नहीं रह पाएंगे, क्योंकि टेरिकॉट ऊनी वस्त्रों की तरह शरीर की ऊष्मा को नहीं रोकेगा। अर्थात हमको कुछ भी हो सकता है ना ठंड में। कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है, जबकि पानी गर्म हो जाता है। तो कागज की प्याली में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, क्योंकि पानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और कागज को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने से रोकता है। पानी एक अच्छा ऊष्मा संवाहक है और आग से मिलने वाली गर्मी को अपने अंदर ले लेता है, जिससे कागज का तापमान लगभग 1000 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रहता है, जो कि कागज के जलने के तापमान से बहुत कम है। अब इसी में आठवां कह रहे हैं कि बूझों ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक रंग का पीला, एक रंग का सफ़ेद और एक काले रंग का था को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो सफ़ेद कपड़ा सबसे पहले सूखेगा, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को सबसे ज़्यादा परावर्तित करता है। काला कपड़ा सबसे ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है और पीला कपड़ा सफ़ेद और काले के बीच की ऊष्मा अवशोषित करेगा। इसलिए तीनों कपड़े अगर गीले और एक ही आकार के हों तो सफ़ेद कपड़ा सबसे पहले सूखेगा। समझ में आ गई? 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि
गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है, और यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों, ये भी बताना है। तो नहीं किया जा सकता भाई, तो इसमें लिखेंगे नहीं, गर्म दूध को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी मानव शरीर का ताप मापने के लिए बनाया गया है, और जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए बनाया गया है। इसलिए गर्म दूध का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, बूझो ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों। तो लकड़ी के हत्थे के निकल जाने पर कड़ाही के सिरे पर मौजूद धातु के सिरे का गर्म हो जाना ऊष्मा के चालन के कारण होता है। जब कड़ाही को गर्म किया जाता है तो धातु के परमाणु तेजी से कंपन करते हैं और एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, जिससे गर्मी धातु के हैंडल के अंत तक पहुंच जाती है, भले ही वह हिस्सा सीधे आग के संपर्क में ना हो। अब आते हैं इसी में 11वां, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताएं। चालन और इधर लिखना संवहन। तो चालन में लिखना मुख्यतः ठोस पदार्थों में होता है, संवहन में लिखता है द्रवों और गैसों में होता है। चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के द्वारा होता है, इसमें लिखना है ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति और प्रवाह द्वारा होता है। चालन में लिखना है कि इसमें कण अपनी स्थिति पर कंपन करते हैं और ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण तक पहुंचाते हैं। और इधर संवहन में लिख दीजिए कि इसमें गर्म कण ऊपर की ओर गति करते हैं और ठंडे कण नीचे की ओर जाते हैं। तो इस तरह ये चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर हो जाता है। 12वां कह रहे हैं कि यदि ये यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं कि इसका आ है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो अत्यधिक ठंड में एक के ऊपर एक जुड़े हुए 2 पतले कंबलों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 पतले कंबलों के बीच हवा की एक परत फंस जाती है और हवा ऊष्मा की कुचालक यानी कि अचालक होती है, जिससे वह गर्मी को अंदर रखती है और अधिक प्रभावी इंसुलेशन है ना, यानी कि उसको गर्मी को रोकने वाला प्रदान करती है, स्थिति प्रदान करेगी, इसी को इंसुलेशन बोलते हैं। इसी का बाद प्रश्न है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। तो हाँ जी, बिल्कुल आजकल बनने लगे हैं। हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिनमें मौसम का प्रभाव कम हो, जिसके लिए इंसुलेशन यानी हवा की परतें और उचित डिजाइन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों से बाहरी गर्मी और ठंड को अंदर जाने से रोका जा सकता है, जिससे भवनों के अंदर का तापमान स्थिर रहता है। अब इसी में 13वां का जो प्रश्न है कि बूझो को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां: नंबर 1, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में हो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए और थर्मामीटर का उपयोग सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है, इसलिए इतनी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। अब
इसी का बा प्रश्न कह रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन करिए। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना लेते हैं। और ये इसमें जो ये कांच की नली होती है, यहाँ ये पारा भरा होता है और ये पारे पर एक स्केल बना होता है। तो यहाँ पर लिखना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब में पारा भरा होता है। ताप मापने के लिए नली के ऊपर स्केल बना होता है। इससे 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकते हैं। अब इसी का 14वां प्रश्न है, समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो समुद्र समीर कैसा होता है, ये चित्र बना लीजिए। ऐसे समुद्र बना दीजिए, यहाँ सतह लिख दीजिए। तो यहाँ की ठंडी हवा इधर गर्म हवा इसकी तरफ जाएगी, तो ये हवा ऐसे पलटेगी, तो इसी को बोलेंगे समुद्र समीर। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि समुद्र के पास की ठंडी हवा का सतह के गर्म भाग यानी हवा की ओर बहना समुद्र समीर कहलाता है। अब इसी में थल समीर बना लीजिए। थल समीर ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए। जल है इधर सतह, तो हवा कुछ ऐसी जाएगी, यहाँ गर्म से अब ठंडे की तरफ जाएगी, तो ऐसे सर्कुलेट होने लगेगा। तो थल समीर के बारे में लिख लीजिए, रात्रि में स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। अब इसी में 15वां प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो जी लिख दीजिए, इधर डॉक्टरी थर्मामीटर लिख लेते हैं, इधर प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो इसका उपयोग मानव शरीर का तापमान मापना है, इधर लिख लीजिए। इधर लिख लीजिए प्रयोगशालाओं में विभिन्न पदार्थों का तापमान नापना है। इधर लिख लीजिए डॉक्टरी थर्मामीटर दूसरे में कि तापमान परिसर जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इधर डॉक्टरी थर्मामीटर में लिख लीजिए कि पारे को नीचे गिरने से रोकने के लिए संकुचन या किक होता है, इसमें संकुचन या किक नहीं होता है। इस तरफ लिख लीजिए प्रयोगशाला थर्मामीटर की तुलना में छोटा और पतला होता है, और इस तरफ लिख लीजिए कि आमतौर पर डॉक्टरी थर्मामीटर से बड़े और चौड़े होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट एक है वो कह रहे हैं कि अंकी यानी डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। इधर आपको अपने सहपाठियों का नाम लिखना है और डिजिटल थर्मामीटर में आया हुआ तापमान लिखना है। और ये कहाँ मिलेगा, या तो आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो किसी सामुदायिक केंद्र में या हॉस्पिटल में जाके आपको ये मिलेगा, या मेडिकल स्टोर वाले भी रखे रहते हैं, या किसी क्लिनिक में चले जाइए तो वो ऐसा करवा देंगे। ठीक है, तो आप अपने मित्रों का नाम लिख लीजिए और जो टेम्परेचर आए वो यहाँ पर नोट कर लेना है। तो ऐसा नोट हो गया। अब इसी में आ जाते हैं दूसरा प्रश्न, प्रोजेक्ट 2 है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। तो तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में डुबोते हैं ताकि थर्मामीटर उस द्रव के तापमान के बराबर हो जाए और सही रीडिंग दे। साथ ही थर्मामीटर को स्वच्छ तथा कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अब इसी का दूसरा है कि तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो तापमापी को जीभ के नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे शरीर का सबसे सटीक और विश्वसनीय तापमान मापा जा सकता है। फिर इसी में है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। हाँ, मुंह के अलावा शरीर का तापमान मापने के लिए तापमापी को गुदा, बगल, कान और माथे जैसे विभिन्न स्थानों पर रखा जा सकता है। अब इसी का घ प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है या अलग अलग है। तो शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है, जबकि आंतरिक अंगों का तापमान लगभग समान यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है।
शरीर के बाहरी हिस्से जैसे त्वचा, हाथ, पैर शरीर के केंद्र यानी कि गर्दन, धड़, गर्दन और सिर की तुलना में ठंडे होते हैं। यह अंतर आंतरिक और बाह्य अंगों की चयापचय दर और रक्त प्रवाह में अंतर के कारण होता है। तो इस तरह ये अध्याय 3 समाप्त होता है।